नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। देहरादून से है सीएम पुष्कर सिंह धामी का गौरीकुंड दौरा है। आपको बता दें कि गौरीकुंड में हुए भूस्खलन का करेंगे स्थलीय निरीक्षण और राहत एवं बचाव कार्यों का भी समीक्षा करेंगे। गौरीकुंड हादसे पर जताया है दुख। आपको बता दें कि अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से आपको बता रहे हैं गौरीकुंड हादसे पर जताया है दुख सीएम धामी ने और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी का गौरीकुंड दौरा है। गौरीकुंड में हुए भूस्खलन पर करेंगे स्थलीय निरीक्षण। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त कई मायनों में खास माना जाता है। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है सीएम धामी ने कि आज के ही दिन पूरे प्रदेश में एक संविधान, एक निशान और प्रधान लागू किया गया था और इसका पूरा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उनके नेतृत्व में देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सच मायने में एक हुआ है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि राम भक्तों को भी शुभकामनाएं दी है और सीएम ने कहा है कि आज के ही दिन राम मंदिर की नींव रखी गई थी, जिसका राम भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। चूंकि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को देश के अंदर एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान ये पूरी तरह से लागू हो पाया और इसका पूरा श्रेय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई और देश का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिस अध्याय की लोग देश की आज़ादी के कालखंड से लेकर लगातार इसका इंतजार करते रहे। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को सितंबर में 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि अंकिता भंडारी मामले को लेकर और साथ ही आपको बता दें कि सितंबर में लेकिन अभी तक उत्तराखंड की बेटी को न्याय नहीं मिला है और इसी मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भारी बारिश में गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे मौन व्रत रखा है और इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। करण माहरा ने कहा है कि वह इस लड़ाई को घर घर लेकर जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वह न्यायिक व्यवस्था पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं। करण माहरा ने आपको बता दें कि मौन व्रत रखा है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो मौजूद रहे। मौन उपवास जो था प्रायश्चित के तौर पर था। जिस तरीके से मेरे 22 मिनट के भाषण को 5 सेकंड का करके पूरी मूल भावना उस भाषण की खत्म करने की कोशिश की और जो बीजेपी अंकिता मर्डर केस में पुलकित का पुतला नहीं जलाती, वीआईपी का पुतला नहीं जलाती, इतने 4 हमारी SC/ST की महिलाओं का बलात्कार उत्तरकाशी जनपद में 1.5 साल में हुआ, उनका पुतला नहीं जलाती, वो मेरे उस भाषण का एक टुकड़े को दिखाकर पुतला जलाने का काम करती है। उसका प्रायश्चित था कि बीजेपी को मामले को डाइवर्ट करने का मौका मिला। दूसरा प्रायश्चित था कि इस प्रदेश लगातार महिलाओं पर जघन्य अपराध हो रहे और डबल इंजन की सरकार और खराब कर रही है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है, कैबिनेट मंत्री द्वारा मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया था और जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी को तहसील का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। साथ ही आपको बता दें कि प्रस्ताव पारित होने के बाद मसूरी बीजेपी मंडल द्वारा शहीद भगत सिंह चौक पर मिष्ठान वितरित किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जिंदाबाद के नारे लगाए गए और इस दौरान बीजेपी
कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी को तहसील का दर्जा मिलने के बाद आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा और लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए देहरादून जाना पड़ता था, लेकिन मसूरी में तहसील बनने से आम लोगों को काफी फायदा होगा। उन्होंने मसूरी को तहसील का दर्जा दिया है। इससे एक आम जनमानस के जो रोज के काम होते थे, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे सरकारी योजनाओं के लाभ से रिलेटेड हो, सबको उसका लाभ मिलेगा। और ये बहुत हर्ष की बात है कि लोगों को देखो देहरादून जाना पड़ता था अपने छोटे छोटे कामों को करवाने के लिए। अब उप जिलाधिकारी महोदय भी यहीं बैठेंगे, पटवारी भी यहीं बैठेंगे और तहसीलदार भी यहीं बैठेंगे, तो ये हर्ष का विषय है और बहुत सारा विकास के बहुत सारे कार्य आसानी से हो पाएंगे। समस्या जो मसूरी की थी कि पूर्ण तहसील का दर्जा मिल गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जैसे गौराधन के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसमें स्थायी निवास, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, सारे कागजों को लोग छात्रों को भटकना पड़ता है। उसकी एक सीमित डेट होती है कि उसके बाद नहीं भरा जाता, तो कई बार कोई अधिकारी नहीं मिलता, उसके वजह से वो कागज डॉक्यूमेंट नहीं पूरे कंप्लीट हो पाते थे। 100 में से 80% बच्चों को ही उसका लाभ मिल पाता था। माननीय मंत्री जी के चुनाव के समय में जो मैनिफेस्टो था उसमें भी ये वादा किया गया था कि जो है मसूरी को एक पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा और निश्चित ही इस रूप में जो है उनका लगातार प्रयास रहा है और कल कैबिनेट ने इसको जो है पास कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने उसको वहाँ प्रस्ताव रखा था और माननीय कैबिनेट ने जो है इसको पास किया है। मैं मानता हूँ कि मसूरी के जनता को जो है इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गणेश जोशी जी का और पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त करने का यहाँ पर एक मिष्ठान के रूप में जो है कार्यक्रम रखा है। और यही नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम था। आप आने वाले समय में देखेंगे कि जिस तरह का ये निर्णय है और ऐतिहासिक कदम है। लालकुआं के हल्दू चौड़ क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे आशीर्वाद अस्पताल के विरोध में उतरे व्यापार मंडल और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से चलाए जा रहे अस्पताल संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है और साथ ही अस्पताल को सील कर दिया है। संचालकों का प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। और बताते चले कि जानकारी हल्दू चौड़ गौला रोड स्थित मैन बाजार में विगत कई दिनों से अवैध रूप से अस्पताल संचालित किए जाने की सूचना पर व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर जब संचालकों से जानकारी चाही तो संचालक आपको बता दें कि बगल में झांकने लगे और जिसके बाद व्यापारियों ने मामले की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी और नैनीताल एवं हल्दू चौड़ चौकी पुलिस को दी है। ये इस हॉस्पिटल का नाम आशीर्वाद हॉस्पिटल है। अभी ये ओपन भी नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब कल आ रहे हैं। 1.5 लाख की हम किस चीज पे मांग कर लेंगे? अब कोई भी इस चीज को समझदार होगा समझेगा। किस चीज पे 1.5 लाख की मांग करेंगे? किसी जबरदस्ती छीन भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं। ना ही कोई ओपीडी हुई है, ना ही ओटी चली है, कुछ भी नहीं हुआ है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इसमें एक भी मरीज देखा नहीं जा रहा है और नहीं देखा जाएगा। डॉक्टर इसके कल आ रहे हैं। कुछ हमारे व्यापारी साथियों का फोन आया जिसके बताया गया कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से एक हमारे पांडे जी हैं, उनके द्वारा कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में एक हॉस्पिटल खुला हुआ है और जिसमें हमारे कई व्यापारी बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और तो यहाँ पर आके हम लोगों ने जब देखा तो यहाँ पर ना कोई इनका रजिस्ट्रेशन है, ना इनका सीएमओ द्वारा कोई परमिशन है, ना हॉस्पिटल के कोई डॉक्यूमेंट हैं। और यहाँ पर सारी दवाइयाँ पाई गई हैं, ग्लूकोज हैं, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर कई लोगों का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है कई दिनों से। और इनके पास डॉक्यूमेंट के नाम पर कोई चीज़ नहीं मिली है यहाँ पर। हाँ, ओपीडी ये भी हमने अब जब यहाँ पर हम लोग आए हैं तो यहाँ पर 2-1 लोग पेशेंट भी पाए गए यहाँ पर ओपीडी भी चल रही है। पर उसमें डॉक्टर जो बैठे हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है और ना हॉस्पिटल के कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास। तो हमने अपने नज़दीकी चौकी में अपना इसकी सूचना की है, जिसके चौकी द्वारा यहाँ पे हमारे इंचार्ज साहब द्वारा यहाँ पे मुआयने के चौकी से लोग भेजे हुए हैं
देखिए अब आगे क्या कार्रवाई होती है। मैं हॉस्पिटल का मैनेजमेंट टाइप से देखता हूँ। अशोक कुमार इसके मालिक हैं। हॉस्पिटल बन रहा है, अभी अनकम्प्लीट है, चल ही रहा है इसमें ब्रिगेड। डॉक्टर कल आ जाएंगे, सीएम ऑफिस चले जाएंगे रजिस्टर लेके। अभी मैं यहाँ रहना थोड़ी हो गया सर, कभी सामान लेकर आ गया, कभी कुछ हो गया। सत्यापन तो वगैरह तो हो नहीं सकता कुछ भी। नहीं, कोई ओपीडी नहीं हुई है। कोई कहते कोई ओपीडी हुई हो तो जरूरत पड़ी थी परसों दवाई की, तो मैं खुद मेडिकल चलाया था सामने। जैसी कल हमें सूचना मिली थी इस बारे में कि इस तरीके से यहाँ पर एक बाहरी व्यक्ति जो रामपुर से है, बिना सत्यापन के है और किसी अन्य समुदाय का है। मेन चीज हम तो संगठन के नजरिए से उसको देखते हैं, हिंदू संगठन। तो यहाँ पर अभी जांच करी, पता चला कि मौके पे 2 लड़कियां यहाँ पर पाई गई और इनके पास ना कोई सत्यापन, ना रजिस्ट्रेशन और कुछ भी कागज यहाँ पर मिले नहीं है। और इनके जो पर्चियां छपी है उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, डॉक्टर का नाम भी नहीं है। तो अभी हल्दूजोड़ चौकी में इसकी सूचना देके वहां से बुला लिया गया चौकी से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बांसफोड़ान चौकी इंचार्ज ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है और इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में घूम रहे एक व्यक्ति को शक के आधार पर धर दबोचा है और वहीं तलाशी के लेने पर पुलिस ने आरोपी के पास से वहीं लगभग 16 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है और पूछताछ में उसने बताया है कि वह उत्तर प्रदेश के बरेली से सस्ते दामों में स्मैक लाकर वहीं काशीपुर में ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है। और घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया है कि आरोपी के ऊपर एनडीपीसी और गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज है। चौकी इंचार्ज सुनील सपेड़ी बांसफोड़ान को सफलता मिली। यह एक जुनैद नाम का व्यक्ति है, इसको थोड़ी थोड़ी नाम से प्रचलित है और ये हैबिचुअल टाइप का क्रिमिनल है। इसने पहले भी 4 बार एनडीपीएस के मामले में ही जेल जा चुका है। इसको गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है और 2 दिनों से इसकी शिकायत मिल रही है कि इसके द्वारा लगातार फिर जो एनडीपीएस के जो मादक पदार्थ है वो लगातार तस्करी में बेचने के लगा हुआ था। इसमें कल हमारी टीम को शाम को सफलता मिली है। इसमें इसके पास लगभग 15.5 ग्राम के करीब स्मैक मिली है। खबर हल्द्वानी से है, जहां शहर में पेयजल समस्या को देखते हुए डीएम नैनीताल ने शीश महल स्थित फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पेयजल अधिकारियों से शहर में रोजाना हो रही पेयजल आपूर्ति, गुणवत्ता और कितनी पेयजल की जरूरत आने वाले समय में पड़ सकती है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। डीएम नैनीताल ने बताया है कि वर्तमान समय में हल्द्वानी शहर को लगभग 80 MLD पानी की रोजाना आवश्यकता है और जिसको लेकर अलग अलग स्रोतों से पूरा किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में पेयजल किल्लत होना लाजमी है और जिसे देखते हुए अन्य विकल्पों और ठोस योजनाओं पर काम करना जरूरी है। इसके लिए अधिकारियों से चर्चा कर तमाम सुझाव सामने आए हैं और लंबित योजनाओं को जल्द अमलीजामा पहनाए जाने की बात कही है। काशीपुर में घनी आबादी के बीच तेंदुए के बच्चे का शव एक ट्रांसफार्मर के पास मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बता दें कि मौत की सूचना मिलते ही इसके साथ ही मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शावक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामनगर ले गई। और साथ ही आपको बताते चले कि काशीपुर आपको बता दें कि खुर्द के क्षेत्र में हॉलीडे आनंद के ठीक पीछे ही लगे ट्रांसफार्मर के नीचे नन्हे तेंदुए का शव पड़ा मिला और बताया जा रहा है कि उछल कूद के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है।
द्वारा निगरानी सर्चिंग की जा रही थी स्टाफ को लेके, और रात भी हम लोग रात भर गोरसा टीले की तरफ रहे हैं। उस साइड में कहीं पर भी इसकी आवाज नहीं देखी गई है गुलदार की। जसपुर खुर्द कॉलोनी में एक गुलदार की मृत्यु हो गई है। प्राथमिक दृष्टया यहाँ पर देखने पर यह लगा है कि यहाँ पर हाई टेंशन विद्युत लाइन का ट्रांसफार्मर है, और जिस पर हो सकता है उछल कूद करी हो इसने, और टकराने से इसकी मृत्यु हो गई। उत्तराखंड में मौसम लगातार करवटें बदल रहा है और 5 और 6 अगस्त की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा परिचालन केंद्र में पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षाएं भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के संवेदनशील इलाकों की बात करें तो वहां पर भी एहतियात बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन के सचिव को जारी किए हैं और जरूरी दवाएं और सामान प्रभावितों के बीच समय से पहुंचाना चाहिए। उत्तराखंड में अगर मानसून की बात करें तो पिछले काफी दिनों से जो है लगातार बारिश हो रही है। 5 जिलों के लिए जो है उत्तराखंड में अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम परिचालन केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है। चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून के लिए यह अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं बारिश हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार आपदा परिचालन केंद्र में पहुंचकर समीक्षाएं भी कर रही हैं। उन्होंने जो है बैठक में जो है अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं ताकि जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर जाकर जो अधिकारी हैं वो लोगों के बीच पहुंचे ताकि जो प्रभावित हैं उनको जल्द से जल्द मदद मिल सके। उन्होंने जरूरी दवाएं एवं सामान जो है वो भी वहां पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं क्योंकि कहीं भी अगर कोई ऐसी जनहानि की खबर उत्तराखंड से आती है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है उसका संज्ञान लेते हैं और अधिकारियों को उसी बाबत वह निर्देश भी जारी करते हैं। पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार जो है बारिश अपने चरम पर है। वहीं जो लोग हैं उनको एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। नदी नालों से लोगों को जो है दूर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में जो है अधिकारी भी लगातार जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ अभिनव नायक, हर खबर, देहरादून। खबर लालकुआं से है, जहां अमृत योजना में लालकुआं रेलवे स्टेशन को शामिल किए जाने के बाद से लगातार रेलवे के अधिकारियों द्वारा स्टेशन का निरीक्षण किया जा रहा है और इसी क्रम में आगामी 6 अगस्त को लालकुआं रेलवे स्टेशन का लगभग 24 करोड़ की लागत से पुरानी इमारत का उद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा और जिसका आगामी 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए डीआरएम रेखा यादव ने लालकुआं रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया है और अधीनस्थों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि अमृत योजना में शामिल रेलवे स्टेशन लालकुआं में 24 करोड़ की लागत से विभिन्न सुविधाओं का लाभ यात्रियों को दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि भविष्य में यहाँ वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की भी योजना है और साथ ही रेल भूमि पर अतिक्रमण को लेकर भी न्यायपालिका और विधिक कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया जाएगा और साथ ही नए अतिक्रमण पर भी पूर्णतः आपको बता दें कि रोक लगाए जाने को लेकर भी रेल विभाग पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आपको बता दें खबर लालकुआं से है, जहां आपको बता दें कि लालकुआं रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास और साथ ही आपको बता दें कि डीआरएम ने किया है रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह शिलान्यास करेंगे। लालकुआं का जो निरीक्षण है वो अभी अमृत भारत के लिए निरीक्षण नहीं है, वो तो हम लोग कई बार आप लोगों से मिले भी हैं बीच में, तो वो निरीक्षण तो लगातार चलता रहा है और उसी के बाद हम लोग प्लान करके क्या इसका स्वरूप होना चाहिए हम लोगों ने निकाला है। अभी जो निरीक्षण है वो क्योंकि अब आप जान रहे हैं कि शिलान्यास हो रहा है 508 अमृत भारत स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो ये उस कड़ी में लालकुआं जो है आजत नगर मंडल का एक स्टेशन है। इसके अलावा 2 स्टेशन और हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, जिनका भी इस समय पे 6 तारीख को शिलान्यास हो रहा है।
खबर देहरादून से है, जहां लगातार शासन के अधिकारियों और उत्तराखंड के तमाम विभागों के अधिकारियों पर काम न करने और लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद सरकार के मंत्री विधायक भी इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और बेलगाम है। दरअसल बीते दिनों कोटद्वार का मालन नदी पर बना पुल टूट गया था और जिसके बाद रितु खंडूरी ने सचिव को जमकर फटकार लगाई थी। तो वहीं एक बार फिर से उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह जल संस्थान के अधिकारियों को जमकर फटकार लगा रही हैं और यह भी कहती नजर आ रही हैं कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्हें मिल रही है। आपके लिए यहाँ पे मेरे पास लोग आए हुए हैं देवरामपुर से। इनका पानी का क्या इशू है भाई? आपका कौन ठेकेदार है जो वाल्व खोलता है और वाल्व बंद करता है? कौन कुकरेती है? आपके दफ्तर में हमारी महिलाएं पहुंच रही हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार आपकी महिला जो गई हैं वो कर रहे हैं। कौन सा तरीका पे पानी आप दीजिए ना दीजिए वो बात की बात है, लेकिन अभद्र व्यवहार कैसे हो रहा है? इस तरह से अभद्र व्यवहार किया जाएगा हमारी जनता के साथ? एक तो अभी जेई जो भी जिन्होंने की है, मैंने तो लिखित शिकायत कर दूंगी ऊपर तक, फिर सस्पेंड होगी तो फिर रोएगी। श्रावण मास में पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन पति हसमुख संग पहुंची और इस दौरान उन्होंने मंदिर में महादेव का जलाभिषेक कर परिवार और देश की सुख समृद्धि की कामना की है। बसंती बेन इसके बाद पार्वती मंदिर के पास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी से भी मुलाकात की है और वहीं मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही उन्होंने आपको बता दें कि उनका भाई पीएम नरेंद्र मोदी सब कुछ त्याग कर देश को, तो दूसरा भाई सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य को समर्पित है। खबर कोटद्वार से है, जहां 5000 के एक गैंगस्टर के आरोपी को जनपद पौड़ी के वहीं रिखनिल खाल आपको बता दें कि पुलिस ने नवादा बिहार से गिरफ्तार किया है और एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार निवासी आरोपी पवन सोनी और उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ गांव की भोली भाली महिलाओं के जेवर चुराने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा वहीं बता दें कि रिखनी खाल और सतपुली थाने में दर्ज किया था और जिस पर उसके 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया चुका है, लेकिन गैंग का मुख्य आरोपी सोनी फरार चल रहा था। वर्ष 2021 व 2022 में थाना सतपुली क्षेत्र अंतर्गत व रिकणीखाल क्षेत्र अंतर्गत एक गैंग ऑपरेशनल था, जिसके द्वारा महिलाओं के जेवरात चमकाने के नाम पे उनसे धोखाधड़ी की जा रही थी। इसमें संबंधित थानों में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 3 अभियुक्त जो हैं उनको कटिहार बिहार से गिरफ्तार किया गया था। चूंकि एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह ये काम कर रहे थे, अतः जनवरी 2023 में इनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत भी मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें से जो इनका मुख्य गैंग लीडर था पवन सोनी, वो लगातार फरार चल रहा था। उसके खिलाफ NBW 82 की कार्रवाई की जा चुकी थी। इसके 5000 का इनाम भी उसके ऊपर घोषित था। 2 दिन पूर्व ही हमारी टीम को सफलता हासिल हुई है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dosas faster. Must be joking.